Hello friends, myself Ravina Bishnoi and welcome on my YouTube channel Success Key. And firstly, I welcome all the community members who joined the community. I am very thankful to you from bottom of my heart that you really appreciate my videos. I am very thankful to you again. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सो स्टार्ट विद द सैयद डायनेस्टी. हमने ऑलरेडी तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट कर ली है. उसके बाद में हम स्टडी करते हैं सैयद डायनेस्टी को, जो स्टार्ट होती है 1414 से 1451 तक ही रहती है. ओके, छोटी सी डायनेस्टी है. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था फ्रेंड्स कि जो भी अगर कोई मिलिट्री कमांडर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो यहाँ पे डायनेस्टी का एंड करके अपनी नई डायनेस्टी स्टार्ट करता है. सेम यहाँ पे भी ऐसा होता है कि यहाँ पे सैयद डायनेस्टी स्टार्ट की जाती है ये वाया खिज़र खान. खिज़र खान यहाँ पे जो रूलर होते हैं यहाँ पे दौलत खान को, उनको डिफीट करके नई डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी की स्टार्ट करते हैं. अब माना जाता है कि ये सैयद डायनेस्टी इन्होंने अपना नाम क्यों रखा, ये माना जाता है खुद को जो ये डायनेस्टी है खिज़र खान जी यहाँ पे अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट मानते थे. जिन्होंने आपने स्टडी किया होगा, मैंने राइज़ ऑफ इस्लाम आपको स्टडी करवाया था जिसमें आपको बताया था कि ये स्टार्ट होती हैं प्रॉफिट मोहम्मद की यात्रा से, या उनके उत्थान या पुनर्जागरण, उनके जो एनलाइटनमेंट होती है, सॉरी द नेम इज़ एनलाइटनमेंट. उनके एनलाइटनमेंट, जैसे बुद्धा को एनलाइटनमेंट होने से बौद्ध धर्म आया था, ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद के एनलाइटन के बाद में इस्लाम धर्म स्टार्ट हुआ था. तो यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट माने जाते हैं कि उनके बहन के आगे ये रिश्ते में ये अपने आप को उनका डिसेंडेंट मानते हैं. और ख़ुद को ये कुरैश क्लैन, जो उनकी क्लैन थी, ये खुद को कुरैश क्लैन प्रॉफिट मोहम्मद की क्लैन जो थी वो भी कुरैश थी, तो ये अपने आप को कुरैश क्लैन से मानते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट मानते हैं. ये छोटा सा एक पॉइंट है इनके बारे में. खिज़र खान यहाँ पे डायनेस्टी की स्टार्ट करते हैं 1414 से. थोड़े से समय तक ही रूल करते हैं यहाँ पे 7 साल. अपार्ट बिफोर हिज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, जैसे ही तैमूर, यहाँ पे हमने देखते हैं कि खिज़र खान कहाँ से उठ के आते हैं. तैमूर लंका हमने पिछले तुगलक डायनेस्टी का एंड देखा था 1398 के अंदर. तैमूर का इन्वेजन होता है और वो दिल्ली को प्लंडर कर देता है. और मैंने बताया था आपको कि वो 150 साल तक दिल्ली उस गरीबी से उठ नहीं पाती है. 3 दिन तक वो पूरी लूटपाट दिल्ली के अंदर मचाता है. तो जब तैमूर जी यहाँ पे वापस जा रहे थे तो सारी कमान खिज़र खान के हाथ में छोड़ के चले गए. अपॉइंट कर दिया इन्होंने खिज़र खान को एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान, उन्हें मुल्तान का गवर्नर बना दिया. उसके बाद में यही खिज़र खान जी कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को और फाउंड करते हैं सैयद डायनेस्टी को 1440 में. पर यहाँ पे ये इनकी एक अपना जो कहते हैं ना थैंकफुलनेस थी कि इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया. ये तैमूर को ही सुल्तान मानते रहे, अपने आप को इन्होंने सुल्तान का टाइटल नहीं दिया. और कंफर्टेबल थे, ठीक है भैया मुझे रायते आला ही बोल दो, कि मतलब जो सुपीरियर है, बट इन्होंने सुल्तान अपने आप को नहीं घोषित किया. क्वाइंस इन्होंने इनके नाम पे स्ट्रक हुए थे. कहा जाता है कि इनके नाम पे भी क्वाइन स्ट्रक कहीं पे भी नहीं मिलते हैं. तैमूर के या इन्हीं के जो डिसेंडेंट हैं उनके नाम पे यहाँ पे क्वाइंस मिलते हैं. खुतबा भी रूड किया इन द नेम ऑफ तैमूर. तैमूर के नाम पे ही खुतबा पढ़ा गया. अब ये खुतबा क्या होता है? खुतबा एक धर्म उपदेश होता है जो ईद के समय पे या फिर कोई इनके बड़े जन्म दिवस जो होते हैं इनके सुपीरियर्स के, उनके जन्म दिवस पे ये धर्मोपदेश होता है जो दरगाह में दिया जाता है. तो वो खुतबा भी मतलब इन द नेम ऑफ दिस वो पढ़ा जाता है. तो ये खुतबा भी पढ़ा गया इन द नेम ऑफ तैमूर के नाम पे पढ़ा गया, इन्होंने अपने नाम पे नहीं पढ़वाया. और आफ्टर हिज डेथ इन द नेम ऑफ हिज सक्सेसर शाहरुख, डेथ के बाद में आफ्टर हिज डेथ अब इन तैमूर की डेथ के बाद में शाहरुख के नाम पे ये खुतबा पढ़ा जाता था. ठीक है, इन्होंने अपने नाम पे ना तो खुतबा पढ़ाया ना खुद को सुल्तान घोषित किया. पूरे लॉयल थे ये तैमूर जी के लिए कि भैया आप आए यहाँ पे बाहर आई और जिसके कारण हम आए, सैयद डायनेस्टी आई. खिज़र खान वॉज मोस्ट कॉम्पिटेंट सैयद रूलर, बहुत कॉम्पिटेंट थे, पूरा कंसोलिडेट करना चाहते थे दिल्ली सल्तनत को. पर थोड़े जल्दी ही इनकी डेथ हो जाती है 1421 में. इसके बाद में आते हैं इनके बेटे मुबारक शाह. ये 1421 से 33 तक रूल करते हैं पर कोई ख़ास इनकी उपलब्धियां नहीं हैं. उसके बाद में आते हैं मोहम्मद शाह 1434 से 43 के अंडर.
ये बस यही इनके जो जाल शादियाँ आपस में जो चल रही होती हैं उन्हीं को कंट्रोल करने में, नोबल्स को दबाने में, इन्हीं में लगे रहते हैं। इस इनके टाइम पे ये इतना कोई ध्यान नहीं देते हैं कि रेबेलियंस हो रही है, नहीं, इनका कोई वो ध्यान नहीं, बस आपस में जो कोर्ट के अंदर कॉन्स्पिरेंसी चलती है उन्हीं को ही दबाने में लगे रहते हैं। बहुत सारी रिबेलियंस होती हैं बदायूं, एटवा, पटियाला, ग्वालियर, कामपेल, नागौर, मेवात, सब रीजन में। और यहाँ पे ये रिबेलियंस फेल्ड रहती हैं क्योंकि ये कॉन्स्पिरेंसी चलती रहती है नोबल्स के आपस में। मोहम्मद शाह डाइड होते हैं 1445 में, और उसके बाद में उनके बेटे आते हैं आलम शाह। आलम शाह बिल्कुल आराम शाह जैसे ही होते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह इनका नाम होता है। ये काफ़ी इनकम्पिटेंट होते हैं, कोई भी एबल रूलर ये नहीं होते हैं, बहुत ही वीकेस्ट प्रिंस ऑफ सैयद प्रिंसेस में इन्हें कहा जाता है। आलम शाह के वज़ीर होते हैं, अभी इतने वीक होते हैं कि ये देख लो कि भैया अपने वज़ीर के हाथों ही पूरी जो सल्तनत है उसको छोड़ के चले जाते हैं कि भैया तू संभाल ले। हाँ, उनके जो आलम शाह के वज़ीर होते हैं हामिद, वो इनवाइट करते हैं बहलूल लोदी को, और वो जो बहलूल लोदी उस टाइम पे उनके पास में चार्ज होता है आर्मी का, और फिर ये आलम शाह वज़ीर के हाथ में, या फिर वज़ीर जी बहलूल लोदी के हाथ में पूरी कमान देके खुद बदायूं में चले जाते हैं, जो यूपी के अंदर एक रीजन है, वहाँ पे चले जाते हैं, और वहीं पे बाद में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वहीं से बहलूल लोदी से ही स्टार्ट होती है लोदी डायनेस्टी 1451 से 1526। ठीक है, लोदी डायनेस्टी लास्ट रूलिंग फैमिली है सल्तनत पीरियड की, उसके बाद में, एंड फर्स्ट टू बी हेडेड बाय अफगान्स, और ये पहली डायनेस्टी है जो अफगान्स यहाँ पे रूल करेंगे। पहले हम देखते हैं कि टर्किश क्लैन के लोग जो हैं यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, बट अब यहाँ पे अफगानिस्तान रीजन वाले जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो यहाँ पे रूल करेंगे। हु वर रूलिंग ओवर सरहिंद व्हेन द सैयद्स वर इन इंडिया। जब सैयद डायनेस्टी चल रही थी इंडिया के अंदर, तो सरहिंद वाला जो रीजन है, पंजाब वाला जो रीजन है, पाकिस्तान और इंडिया का जो पंजाब है, उस रीजन पे ये रूल कर रहे होते हैं। अभी देखते हैं, आप हर जगह पे आप देखेंगे कि मुल्तान, पंजाब, वहाँ के ही रूलर्स, यहाँ के जो गवर्नर्स हैं वो डायनेस्टी को रूल करते हैं। रीज़न बिहाइंड कि हमने अब पहले भी इसको स्टडी किया था कि ये जो हमारा हैंड है इंडिया का, इस हैंड पे बार बार मंगोल इनकर्जन्स होते रहते थे, तो यहाँ पे वो गवर्नर बिठाया जाता था जो बहुत ही एबल आर्मी कमांडर होता था। तो वो यहाँ पे होता था ताकि इधर इनकी इन्वेजन्स को रोका जाए। अगर इनकी इन्वेजन रुकी रहेगी तो यहाँ पे डायनेस्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाद में देखते हैं कि जब इनकर्जन नहीं हो रही होती और यहाँ पे डायनेस्टी वीक हो रही होती है, तो यही गवर्नर उठ के यहाँ पे सुल्तान बन जाता है। सेम ऐसा ही हर बार डायनेस्टी में हुआ है। जो जब डायनेस्टी का तख्ता पलट हुआ है तो पंजाब, यहाँ पे मुल्तान वाला रीजन है, सरहिंद वाला रीजन है, बार बार हम यही रीजन पढ़ेंगे, मुल्तान रीजन, पंजाब रीजन, मुल्तान रीजन बनता है। वहीं के गवर्नर्स आके यहाँ पे डायनेस्टी का तख्ता पलट करते हैं और खुद यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या तो उन्हें बुलाया जाता है या फिर वो खुद आ जाते हैं। तो लोदीज वाज द लास्ट रूलिंग फैमिली ऑफ द सल्तनत पीरियड, और ये अफगान द्वारा फर्स्ट टू बी हेडेड बाय अफगान्स। अभी इनकी लोदी डायनेस्टी देखते हैं कि ये ही बस छोटा सा रीजन अब सल्तनत के अंदर बच जाता है। पहले हमने देखा था कि तुगलक, या उससे पहले बलबन, और वो जो उससे अदर की जो डायनेस्टी थी सल्तनत पीरियड, जिसमें हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजीज़ वाला जो वंश था, हमने देखा था कि वो नॉर्थ साउथ इंडिया के केरला रीजन तक पहुंच गए थे। मालाबार कोस्ट उनके पास में थी, थोड़ा उड़ीसा वाला रीजन को छोड़ के बंगाल वाला रीजन उनके पास में था, पूरा यूपी बिहार वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन उनके पास में था। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि डायनेस्टी बिल्कुल छोटी सी यहाँ पे बच चुकी है। तो अब आप देखेंगे कि इसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये हो रही होगी फ्रेंड्स कि अब जो डायनेस्टी इतनी से बच चुकी है, यहाँ पे सारे उनके विरोधी, ठीक है, उनके सारे विरोधी शत्रु बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे ये लैंड लॉक्ड हो गई, पूरी ये जो एरिया हो गया पूरा लैंड लॉक्ड हो गया। अब ये ट्रेड कहाँ से करेगा? इसके अंदर जो इनलैंड ट्रेड ही ग्रो थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ के लोग ट्रेड करने के लिए यहाँ पे, चलो उनको भी टैक्स देना पड़ता था तो इतने लोग अंदर आते नहीं थे। अब ट्रेड अभी इनके पास में ना गुजरात है, ना यहाँ पे बंगाल वाला रीजन है, ना उड़ीसा वाला रीजन है, ना मालाबार कोस्ट है, ना इधर नीचे महाराष्ट्र वाला रीजन है। तो जहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़, अलग अलग रीजन, अलग अलग डायनेस्टीज़ चल रही हैं, तो यहाँ पे इनका ट्रेड बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनका रुक जाता है, जिनके कारण इनके पास में इनके जो खजाना है वो बिल्कुल खाली हो चुका होता है। क्योंकि ट्रेड होती है तो ही तो पैसे आता है ना बाहर से, ट्रेड यहाँ पे हो नहीं रहते, खजाना बिल्कुल खाली हो जाता है और डायनेस्टी बिल्कुल फिर उसके बाद में ख़त्म हो जाती है।
सो बहलोल लोदी आते हैं यहाँ पे 1451 टू 89 विद द हेल्प ऑफ फ्यू नोबल्स। बहलोल लोदी यहाँ पे चार्ज करते हैं आर्मी का एंड बिकम द सुल्तान। कुछ नोबल्स इनको बुलाते हैं, उनकी मदद से पहले आर्मी के इंचार्ज बनते हैं और फिर उसके बाद में वो सुल्तान बनते हैं। दस ही लेड द फाउंडेशन ऑफ लोदी डायनेस्टी। सुल्तान बहलोल लोदी वाज कैपेबल जर्नल बहुत कैपेबल होती हैं एंड उनको ये पता होता है कि कैसे कंट्रोल बनाए रखना जाता है सल्तनत के ऊपर, कि कैसे ही वुड रिक्वायर हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अफ़गान नोबल्स, कि अगर उनको सल्तनत पे अपना कंट्रोल बनाए रखना है तो उन्हें अफ़गान नोबल्स को अपने साथ में ज़रूर रखना होगा, क्योंकि अभी ये अलग क्लैन से आए हैं तो दूसरे वाले जो होंगे, जो टर्किश क्लैन के होंगे, तो वो इनको अपोज़ यहाँ पे करने वाले हैं, तो इनको अफ़गान नोबल्स के साथ में बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या किया, एक गुड स्टेप यहाँ पे इन्होंने उठाया कि ये ना तो अपने आप को सुल्तान ट्रीट करवाते थे, ये बिल्कुल ही मतलब ये ना तो सुल्तान कहलाना वो करवाते थे, ना ही बिल्कुल ये कि एब्सोल्यूट मोनार्की इन्होंने नहीं लेके आई थी, रादर देन एन एब्सोल्यूट मोनार्क। टू प्लेकेट दम, बहलोल पब्लिकली डिक्लेयर्ड ही कंसीडर हिमसेल्फ वन ऑफ द अफगान पीयर्स एंड नॉट द किंग। इन्होंने पब्लिकली ये बोल दिया था कि भैया मेरा जो स्टेटस है बिल्कुल जो मेरे अफ़गान नोबल्स हैं उनके जैसा है, मैं कोई राजा नहीं हूँ। मतलब ये मिली जुली सरकार यहाँ पे चल रही है, कोई एक पर्सन इसको नहीं चला रहा है, कोई एब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ पे नहीं है कि राजा के हाथ में ही सब कुछ है, यहाँ पे नहीं है, एनार्की वाली सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे अफ़गान जो नोबल्स हैं सारे वो मिलके और साथ में बहलोल लोदी मिलके यहाँ पे रूल करेंगे। ना ही वो थ्रोन पे राजगद्दी पे बैठता था, ना ही नोबल्स को ये कहता था कि आप खड़े रहो भाई, मैं बैठ गया हूँ आप खड़े रहो भाई, मैं बैठा हूँ तो आप भी बैठो, और ये नहीं कि वो बैठा और वो खड़े हैं, ऐसा वाला ट्रीटमेंट उसने नहीं दिया। मतलब उनको साथ में एक जैसा व्यवहार उनके साथ में किया। एंड दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी इनके लिए कहते हैं कि काफ़ी अच्छी रही थी और लंबे समय तक इन्होंने रूल किया था। ही सक्सेसफुली सप्रेस्ड, इन्होंने बहुत सारी रिवोल्ट्स को भी, क्योंकि जब वो लोग अपने साथ में होंगे तो अपने अगेंस्ट तो कभी नहीं होंगे ना अपने अगेंस्ट वालों के साथ मिलेंगे, तो वो कहेंगे ना भी अपने वाला ही रूल करता रहे तो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के कारण इन्होंने बहुत सी रिवोल्ट्स को क्रश किया था, मेवात की, दोआब रीजन की। 1476 में इन्होंने सुल्तान ऑफ जौनपुर को यहाँ पे डिफीट कर दिया था एंड एनेक्स्ड द दिल्ली, और उसको दिल्ली सल्तनत। अब ये जौनपुर क्या रीजन हो गया, ये जो जौनपुर वाला रीजन है यहाँ पे का, ये यूपी के अंदर रीजन आता है, तो यहाँ पे एक अलग ही डायनेस्टी बन गई थी, दैट इज़ शर्की डायनेस्टी। अब ये शर्की डायनेस्टी जो है तुगलक डायनेस्टी के बाद में शर्की डायनेस्टी बनी थी और लोदी ने इनका एंड किया था। तो ये जौनपुर वाले रीजन, अवध वाले रीजन के अंदर शर्की डायनेस्टी का ये उद्गम हुआ था और इंट्रोड्यूस्ड बहलोल कॉपर कॉइन्स। और यहाँ पे यहाँ पे ये इस डायनेस्टी को बाद में बहलोल ने अपने अंडर मिला लिया था और इस डायनेस्टी का यहाँ से अंत कर दिया। मैंने बोला ना अलग अलग रीजन पे अलग अलग डायनेस्टी बनेंगे, तो आप ये देख सकते हो कि नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में ही कोई छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं। तो ये शर्की डायनेस्टी को इन्होंने एंड किया था जो जौनपुर वाले रीजन में रूल कर रही थी, अवध वाले रीजन में। हाउएवर ही फेल्ड, ये बार बंगाल, गुजरात, डेक्कन वाले रीजन्स को अपने साथ में मिलाने में सक्षम नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट आते हैं सिकंदर लोदी 1489 टू 1517। इन्हें माना जाता है ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट, तीनों लोदीज रूलर के बीच में से इनको सबसे ज़्यादा ग्रेट और नोबल माना जाता है। इनकी मदर हिंदू थी और इनका रियल नाम निज़ाम खान था। इन्होंने पूरे बिहार को अपने कंट्रोल में ले लिया था और बहुत सारे राजपूत चीफ को भी यहाँ पे इन्होंने हराया था। इन्होंने बंगाल को अटैक किया और उनके रूलर को यहाँ पे एक फोर्स किया था एक ट्रीटी करने के लिए उनके साथ में, कि उनका एम्पायर आप देख सकते हैं कि ट्रीटी हो गई थी, मतलब कुछ या तो वो रेवेन्यू देंगे, टैक्सेस वगैरह पे करेंगे। मतलब इनका रीजन बिहार से लेके यहाँ पे बंगाल तक हो गया था, धौलपुर, नारवाड़, कुछ रीजन, ग्वालियर के भी, नागौर के भी, राजस्थान वाले रीजन भी इनके साथ में आके मिल चुके थे। इनको काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर माना गया। इनके टाइम में बहुत सारी रोड्स बनाई गई, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई आम जनता के लिए। इन्होंने जस्टिस पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया कि न्याय लोगों को सही मिलना चाहिए। उनके रीन में हम देखते हैं कि प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ बहुत सारे चीप थे, मतलब महंगाई इतनी नहीं थी, आलू प्याज जो थे वो सस्ते ही थे।
इंट्रोड्यूस अ न्यू मेजरमेंट यार्डस्केट गाज़े सिकंदरी, इन्होंने एक नई मेजरमेंट की यूनिट लेके आए थे, गाज़े सिकंदरी मतलब गज़, गज़ जिसे बोला जाता है, जो माना जाता है उस टाइम पे एक गज़ 30 इंच के बराबर था। अभी अगर देखें तो एक गज 35.82 समथिंग के बराबर होता है। और एक नया सिस्टम ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट लेके आए थे कि अकाउंट्स का ऑडिटिंग करना। इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के साथ साथ भी ये पर बहुत ही कट्टर थे। इनकी मदर हिंदू होने के बावजूद भी ये नॉन मुस्लिम को टॉलरेट नहीं कर पाते थे। उन्होंने दोबारा से जजिया उन पे लगा दिया था, नॉन मुस्लिम पे। बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, बहुत सारे हिंदूज़ पे रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगा दी थी। ही बिलीव्ड, पे आप ये देख सकते हैं कि हर किसी ने, जो हिंदूज़ हैं, अब इतने टाइम से सल्तनत का पीरियड चल रहा है, हिंदूज़ पे इतनी हार्शनेस हिंदूज़ फील करते आ रहे हैं, ठीक है। और जिसमें से अभी अगर हम देखें कि जो 4 डिवीजन्स मानी जाती हैं हिंदू सोसाइटी में, जिसमें ब्राह्मण्स को सुपीरियर माना गया, तो वही सिस्टम चला आ रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। हार्श आम जनता की हालत वैसे ही ख़राब है। अगर उनकी देखें कि सोसाइटी कैसी थी तो वैसे डॉगमास चल रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना तो कोई सोसाइटल, कोई मुस्लिम के इतना सोसाइटी में बहुत इंक्रीमेंट हुआ था, ना ही कोई हिंदू में। आगे हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुइज़्म का तो वैसे ही इतना ज़्यादा सप्रेशन यहाँ पे हुआ था। सॉरी, ही री इम्पोज्ड द जजिया, ही बिलीव्ड इन ए सुपीरियर पोजीशन। ये चाहते थे कि भैया सुल्तान सबसे सुपीरियर है। ये कंपेल करते थे नोबल्स और अमीर्स को भी कि रिस्पेक्ट करे सुल्तान की, पूरी दरबार में भी, बाहर में, पूरा मतलब सिजदा पैबोज और वो सब कुछ करे उनको। और ट्रीट करते थे जो उनको नहीं करता था, हार्शली ट्रीट करते थे, मतलब सज़ाएं दी जाती थी अगर राजा को सुपीरियर ट्रीट नहीं किया है। उन्होंने आगरा नामक शहर बसाया, जो भी है जहाँ पे हमारा आगरा दिल ताजमहल जहाँ पे स्थापित है, तो वो किसने बसाया था? इन्होंने ही बसाया था। एंड रोट पर्शियन वर्सेस, मतलब छंद लिखते थे पर्शियन के अंदर, अंडर द नेम गुलरखी। अब नाम वहाँ पे अपना सिकंदर नहीं लिखते थे, द नाम लिखते थे वहाँ पे गुलरखी। नेक्स्ट आते हैं इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक इनका पीरियड रहता है। ये एल्डेस्ट सन होते हैं सिकंदर लोदी के, हु वॉज नॉट ओनली एरोगेंट बट रिप्रेसिव रूलर टू। एरोगेंट ही नहीं होते, मतलब इतने गुस्सैल भी के होने के साथ साथ दमनकारी भी होते हैं ये। ही वॉज डिफिटेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवाड़। ये राणा सांगा ऑफ मेवाड़ ने इन्हें हरा दिया था। ही ओपनली इंसल्ट कर देते थे, ह्यूमिलेट कर देते थे नोबल्स को कोर्ट के अंदर, और पुट टू डेथ टू दोज नोबल्स जो उनके अगेंस्ट अगर रिवोल्ट करते थे तो उनको मार दिया जाता था। डिसअफेक्शन बिटवीन किंग्स एंड कोर्टियर। अब यहाँ पे बहुत डिसअफेक्शन थी, राजा और कोर्टियर्स के बीच में डिससेटिस्फाइड नहीं थे जो कोर्टियर्स थे राजा से इनके टाइम पीरियड में। इनके खुद के अंकल अलाउद्दीन इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। दौलत खान लोदी जो उस टाइम पे गवर्नर होते हैं पंजाब के, वो इनका मतलब इतने ज़्यादा ज़िद्दीपन और इतना गुस्सैल व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी डिसप्लीज्ड थे, क्योंकि उनकी इंसल्ट कर दी थी इन्होंने काफ़ी सभी के सामने, और जिसकी वजह से ही कहा जाता है कि इन्होंने बाबर को इनवाइट किया था कि आप आइए इंडिया के अंदर और इसको हराइए, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए ये इब्राहिम लोदी जी, हमें नहीं चाहिए, आप आइए और इन्हें हटाइए। बाबर उसके बाद में कहता है, अभी बाबर मार्च्ड अगेंस्ट द दिल्ली। अब ये कहते हैं कि बाबर का ओनली हेल्प करने वाले दौलत खान लोदी नहीं होते, अलाउद्दीन भी इनकी हेल्प करते हैं। और भी हम देखते हैं कि इनसे सारे डिससेटिस्फाइड थे, तो जितने सारे कोर्टियर डिससेटिस्फाइड थे वो इनकी हेल्प करते हैं। मेन अब जैसे इन्होंने देखा कि राणा सांगा ने यहाँ पे करी, तो राणा सांगा भी यहाँ पे इनके साथ में मिल गए थे बाबर के साथ में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। और दौलत खान लोदी ने भी इनकी हेल्प करी थी, अलाउद्दीन ने भी इनकी हेल्प करी। तो ये इनका पूरा अलायंस था, बाबर को पूरी फुल्ली यहाँ पे वो थी कि आप आइए और इनको हराइए, हम सब आपके साथ हैं। अब बाबर मार्च करते हैं अगेंस्ट दिल्ली, डिफीट एंड किल्ड इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं और यहाँ पे मुग़ल सल्तनत का स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि ये बाबर के पास में जो फ़ौज अगर माने तो सिर्फ 24,000 लोग थे, और इधर इब्राहिम जी के पास में 1 लाख की फ़ौज, ठीक है।
और इनके पास में सिर्फ 24,000। अब कैसे हो गया कि भैया इतने सारे लोग कैसे मारे गए या कैसे हार गए इतनी छोटी सी फ़ौज के साथ में? एक तो सबसे पहले कि इनके अंदर जो ये फ़ौज थी सारी इनके साथ में नहीं थी, ठीक है। अलग अलग नोबल्स के अलग अलग कहने पे कुछ कुछ लोग उनके साथ में जब वो चाहते थे वो भाग भी गई थी। काफ़ी ये बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत काफ़ी अलग से स्टडी करने का टॉपिक है। और दूसरा ये होता है कि बाबर ने यहाँ पे एक नया सिस्टम ऑफ वारफेयर लेके आया, दैट इज़ मस्केट गन पाउडर, गन्स का यूज़ लेके आए थे, जो इधर तो हमें तो पता ही नहीं था। हम तो अभी उसी तोपे और उन भालों पे ही चल रहे थे, ठीक है। ये सीधा बंदूकों से उड़ा रहे थे, सबसे गोलियों से छर्रे उड़ा रहे थे इनके, और लोग यहाँ पे मर गए थे। तो ये न्यू सिस्टम ऑफ वारफेयर लेके आए थे, जिसके कारण इनको तो ये पता ही नहीं था, चौंक गए और ये सब भाग गए यहाँ पे। और बहुत सारे राजा के पास में बहुत थोड़े से सैनिक बचे थे जो इन्होंने यहाँ पे घुटने टेक दिए और यहाँ पे ये हार गए। फर्स्ट बैटल पानीपत में द अफगान किंगडम दस लास्टेड ओनली 75 ईयर्स तक रही थी ये डायनेस्टी। विद हिम सल्तनत पीरियड का एंड होता है। स्कॉलर कहते हैं कि सल्तनत ऑफ जो दिल्ली जो स्टार्ट हुई थी बैटल ऑफ तराइन से 1192 में, वो लास्ट अपनी सांसें लेती हैं बैटल ऑफ पानीपत तक 1526 में, जो थोड़ी सी दूर है ये अगर हम बात करें तराइन और पानीपत की, ठीक है। तो ये दोनों ही ये हरियाणा के अंदर आते हैं। तो ये दोनों बस थोड़ी सी दूरी पे, ये एक जगह पे स्टार्ट हुई, दूसरी जगह पे जाके ये ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाई, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर आएंगे मुगल्स, बट हम उससे पहले स्टडी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सल्तनत पीरियड। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो यहाँ पे इन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन इवोल्यूशन करता है एक पावरफुल एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। दिल्ली सल्तनत कंट्रोल कर रही थी ऑलमोस्ट एंटायर ऑफ द कंट्री एज फार एज मदुरई, जो हमने पढ़ा था खिलजी टाइम पीरियड के अंदर। इवन आफ्टर इज डिसइंटीग्रेशन दिल्ली सल्तनत और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया की प्रोविंशियल किंगडम्स के ऊपर, और उसके बाद में मुगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हीं से ही मिला जुला है। तो यहाँ पे सुल्तान, द टाइटल ऑफ सुल्तान वाज स्टार्टेड बाय टर्किश रूलर महमूद ऑफ गजनवी ने यहाँ पे सुल्तान का टाइटल लिया था। सबसे पहले इन्होंने टाइटल ऑफ सुल्तान एज्यूम किया था। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक स्टेट विद द रिलीजन इज इस्लाम। उनका रिलीजन क्या था? इस्लाम था। सुल्तान अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते थे कैलिफ का। अब्बासिड कैलिफ्स जो आते हैं, अब्बासिड डायनेस्टी के जो रूलर्स होते हैं वो कैलिफ्स अपने आप को कहते थे। तो ये मानते थे कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके जो यहाँ पे रूल कर रहे हैं। वो दे इंक्लूडेड द नेम ऑफ कैलिफ इन द खुतबा। प्रेयर में नेम, उस कैलिफ का नाम लिखते थे। जो उस टाइम पे डायनेस्टी के कैलिफ चल रहे थे तो उनका नाम लिखा जाता था खुद, और उन्हीं के नाम पे क्वाइंस भी निकाले जाते थे। ये प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रही थी बाय बलबन, हु कॉल्ड हिमसेल्फ ए शैडो ऑफ गॉड। अपने आप को शैडो ऑफ गॉड तक ही कह दिया था अपने आप को इन्होंने। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक, इन्होंने ऑब्टेन किया था लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर, जिन्हें मंसूर कहा जाता है, फ्रॉम द कैलिफ। अब ये क्या होता है? ये होता है कि लाइक हम एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की, मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी, जैसे अभी के अगर टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखें कि जहाँ पे प्रेसिडेंट की मोहर लग गई कहीं पे कोई चीज़ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे कैलिफ की मोहर लगनी होती है कि प्रेसिडेंट की मोहर, वहाँ पे ये कैलिफ की मोहर होगी कि उन्होंने मान लिया है, ठीक है, वहाँ से एक्सेप्टेंस है। कोई भी अगर वो कार्य करते थे तो कई बार वो पूछ लेते थे कि भैया कैलिफ से पूछ लिया जाए कि अभी मंगोल का इन्वीजन हो रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने ये स्टेप उठाया तो मुझे कैलिफ्स की यहाँ पे मुझे यहाँ पे सहमति मिली हुई थी। तो ये इन्होंने ऑब्टेन किया था। और या फिर हम ये रूल कर रहे हैं तो हमें कौन रूल करने का कह रहा है या किसकी रजामंदी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैलिफ की, जो उस टाइम पे अब्बासिड डायनेस्टी के जो भी कैलिफ होते थे। द ऑफिस ऑफ सुल्तान वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सल्तनत। सुल्तान का जो ऑफिस होता था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता था सल्तनत में, सुल्तान के हाथ में पूरी अथॉरिटी होती थी। अभी जैसे प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी मिलिट्री, लीगल एंड पॉलिटिकल मैटर्स की, वो जस्टिस को भी डिस्पेंस करता था। वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता था जो सुल्तान के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। बलबन ने यहाँ पे जस्टिस को कई बार हम देखते हैं कि इम्पार्शली भी डिस्पेंस किया था, इम्पार्शलिटी भी करी थी बलबन ने, जो उनके अगेंस्ट उनको सामने कोर्ट में मरवा दिया था। वो तो होता ही था कि हार्शनेस थी। अब जो
क्रिमिनल जो क्रिमिनल जस्टिस जो थी वो राजा के हाथ में हाथ कटवा रहे, कुछ कोई लोग हाथ कटवा रहे थे उसी सज़ा के लिए, कई लोग बिल्कुल सिर कलम कर रहे थे, कोई लोग अंगूठा काट रहे थे, मतलब अलग अलग हार्शनेस थी। क्रिमिनल केसेस में तो अलग अलग थी कि जो भी डिस्पेंस राजा के हाथ में, सुल्तान के हाथ में, भैया जो वो देगा, कोई उसके लिए कोई कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई सिचुएशन नहीं थी। देर वॉज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन, कि ये नहीं था कि लॉ ऑफ सक्सेशन कौन गद्दी के ऊपर बैठेगा, कोई क्लियर लॉ नहीं था। बट वैसे अगर माने तो बड़ा बेटा ही राजगद्दी पे बैठता था। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को भी यहाँ पे रज़िया सुल्ताना का नाम तक ले दिया था कि भाई वो राजगद्दी पे बैठेगी। बट देखते हैं कि नोबल्स उतने उससे खुश नहीं थे। समटाइम्स उलेमास प्लेड क्रूशियल रोल प्ले करते थे कि पब्लिक ओपिनियन देने में, फेवरेबल का पब्लिक ओपिनियन देने में, और पूरा पॉलिटिकल ओपिनियंस भी उलेमा से पूछ के लिए जाते थे। हाउएवर मिलिट्री सुपीरियॉरिटी मेन फैक्टर रही थी मैटर ऑफ सक्सेशन में, जो अभी हमने बात कर रहे थे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, सुल्तान को असिस्ट करते थे नंबर ऑफ मिनिस्टर, अभी जो हमारी कैबिनेट है वैसे ही। हु हेडेड, जो हेड होते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के और एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। यही मिनिस्टर जो चूज़ किए जाते थे सुल्तान के द्वारा, और वो तब तक रहते थे एट द प्लेजर ऑफ सुल्तान, सेम एज दैट ऑफ द पोस्ट ऑफ नायब वॉज काफ़ी पावरफुल पोस्ट होती थी। नायब एंजॉय करता था सभी पावर्स को सुल्तान के पास जो होती थी। एक्सरसाइज जनरल कंट्रोल ओवर ऑल द डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स पे इसका कंट्रोल होता था। उसके बाद में नायब के बाद में आता था वज़ीर, पहले सुल्तान फिर नायब, देन यहाँ पे वज़ीर। हु हेडेड फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता था उससे बोलते थे दीवाने वजारत। एक सेपरेट ऑडिटर जनरल होता था और एक अकाउंटेंट जनरल होता था जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और अकाउंट को देखता था। द पीरियड ऑफ वज़ीरशिप, कितने टाइम तक कोई वज़ीर रहेंगे, द पीरियड ऑफ वज़ीरशिप, जो फिरोज़ तुगलक के टाइम पे उनके जो वज़ीर थे, खाने जहान का, जिन्होंने उनको उपाधि दे दी थी, वो एक वाटरमार्क माना जाता है वज़ीर को। उस टाइम पे वज़ीर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था क्योंकि उन्होंने अपने वज़ीर को खाने जहान की उपाधि दे दी थी और वो पूरे सभी मैटर्स वज़ीर ही देखते थे उनके टाइम पीरियड में। मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज कॉल्ड दीवाने अर्ज, ये हेड किया जाता था अरीज़ मुमलक से। ये रिस्पॉन्सिबल होते थे कि सोल्जर्स किसको रखने हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर, किसको रखना है, उनकी पूरी लेना, उनकी देखना कि उनके अंदर कितनी स्किल्स हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द अरीज़ वाज नॉट बी कमांडर इन चीफ ऑफ द, कमांडर इन चीफ तो सिर्फ सुल्तान ही होता था। द मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट सेटअप बाय बलबन, मिलिट्री डिपार्टमेंट को सेटअप करने वाले फर्स्ट कौन थे, बलबन थे, और उसको इम्प्रूव करने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हमने पढ़ा था कि उन्होंने चेहरा और दाग सिस्टम लेके आया था। चेहरा मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड है, और दाग सिस्टम मतलब ब्रांडिंग ऑफ होर्सेस करनी थी, कि मतलब अच्छे अच्छे घोड़ों को ट्रेंड करना ताकि वो वारफेयर में काम आ सके। यहाँ पे यही फर्स्ट सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, जो सोल्जर्स को, जिन्होंने सैलरीज को कैश में दिया था। इन्हीं के पास में ही सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी। कहा जाता है कि इनके पास में 3 लाख की आर्मी थी, ताकि जो रिवोल्ट्स को है वो दबाया जा सके, इंटरनल और बाहर वाले इंकर्शंस जो हो रहे हैं उनको भी दबाया जा सके। तो इन्हीं के टाइम पर में इंटरनल इंकर्शन भी, रिवोल्ट्स भी कम हुई थी और मंगोल इन्वेजन को भी इन्होंने रोका था, और इतना एक्सपेंशन भी बाहर तक किया था क्योंकि इनके पास में एक परमानेंट फिक्स आर्मी थी 3 लाख की। द टर्क्स ने यहाँ पे मेंटेन करते थे एलिफेंट्स को भी वारफेयर के अंदर। यहाँ पे प्रीडोमिनेंस कहा जाता है, जो पहले अगर हमने देखे कि पहले कैवेलरी होती थी, पर इनके टाइम पे इन्फेंट्री मतलब होर्सेस, घुड़सवार जो थे वो ज़्यादा यूज़ में आने लग गए थे, वो ज़्यादा एम्प्लॉयड थे इसके अंदर, इनके फोर्सेस के अंदर। नेक्स्ट आता है दीवाने रसालत, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर, जो यहाँ पे स्टाइपन या स्कॉलरशिप देता था जिनको चाहिए होती, ग्रांट्स दिए जाते थे अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, जो मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क करनी हो और टॉम्स बनाने हो, मदरसा बनाने, उनके लिए। ये हेड किया जाता था सदर के द्वारा, जो फंक्शन करता था चीफ कासी के लिए। ये हेड होता था जुडिशियल डिपार्टमेंट का भी, और सारे जजेस और जो काजीज होते वो अपॉइंट किए जाते थे वेरियस पार्ट ऑफ सल्तनत के अंदर। मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो शरिया लॉ होता था, वो फॉलो किया जाता था सिविल मैटर में। हिंदूज़ का अपना पर्सनल लॉ फॉलो किया जाता था। क्रिमिनल लॉ जो बेस्ड होता था ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय सुल्तान, सुल्तान ने जो बना दी रूल है वैसे ही क्रिमिनल लॉ होता था। डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस वाज कॉल्ड दीवाने इंशा। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है कि सिमिलैरिटी वाले लोग हैं,
एक डायनेस्टी का हेड या दूसरी डायनेस्टी का सिमिलैरिटी वाले लोग हैं, उनके एक जो डिपार्टमेंट होता था उनको बोलते थे दीवाने इंसा। ये सारे कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द अगर रूलर या उनके जो सुपीरियर जो लोग हैं अदर स्टेट्स के, उनके बीच में होता था, एज वेल एज विद दिस सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स वाज डेल्ट बाय विद दिस डिपार्टमेंट। वो उनके बीच में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो इस डिपार्टमेंट द्वारा देखे जाते थे, ठीक है। जैसे अभी जो इश्यूज़ हैं सेंट्रल स्टेट के, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखती है, तो वैसा ये दीवाने इंशा था। नेक्स्ट आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन देख रहे थे, तो यहाँ से ये चार्ट में ज़्यादा इजीली दिखाया गया, दैट इज़ विलेज। विलेज का हेडमैन होता था मकदम, फिर आगे आते थे सब डिस्ट्रिक्ट परगना, उसके हेड होते थे आमिल, फिर आते थे शिक्स जो हो गए डिस्ट्रिक्ट, आता था शिकदर के अंदर, और देन इकताज जो आते थे, जो गवर्नर्स या मुफ्तीज या वालीज इनको बोला जाता था, और उसके आगे ऊपर हो गया सुल्तान, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट आता था इकोनॉमी। आफ्टर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन इंडिया, दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस करती है रिफॉर्म्स, किसको, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। लैंड को क्लासिफाई किया जाता 3 कैटेगरी में, एक इक्ता, खलीसा और इनाम। इक्ता जो ऑफिशियल्स को दिए जाते थे, उनको सर्विसेज के इंस्टेड ऑफ पेमेंट के लिए ये लैंड जो ऑफिशियल्स को दे दिए जाते हैं, तब तुम्हें दे दिया, तुम इसी से रेवेन्यू कलेक्ट करो और अपनी पेमेंट लो। खलीसा जो लैंड होते थे जो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होते थे सुल्तान ने, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और मेंटेन किया जाता था रॉयल कोर्ट के खर्चे और रॉयल हाउस होल्ड्स के खर्चे, उनके सिल्क के शाही ड्रेसेस और ये सब कुछ लाने के लिए, उनके लिए सॉरी और भी बहुत कुछ। इनाम, इनाम जो लैंड असाइंड किया जाता था रिलीजियस लीडर्स को या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चलाने के लिए, मदरसा वगैरह चलाने के लिए, ठीक है। ए क्लास ऑफ खुद्स, मतलब स्मॉल जो लैंडलॉर्ड्स और हिंदू जो रायज होते थे वो इस टाइम पे काफ़ी इमर्ज हुए थे। वो भी पूरा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जैसे जीते थे, जैसे सुल्तान जी रहा वैसे ही जूते वैसे ही बैठते, उनका अपने उन्हीं को जैसे कॉपी करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो कई बार देखा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने उनके खिलाफ भी काफ़ी स्टर्न एक्शन लिया था, इनके अगेंस्ट भी। हाउएवर जनरल पीजेंट्री जो थी वो 1/3 ऑफ रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू अपना देती थी, और कई बार कईयों ने तो हम देखते हैं कि हाफ ऑफ द रेवेन्यू भी देना शुरू कर दिया था। जैसे हमने स्टडी किया था इन तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, जिसने हाफ ऑफ द रेवेन्यू भी प्रोड्यूस पे लेना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने अपनी दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करी थी तो काफ़ी खर्चा हो गया था, रेवेन्यू काफ़ी बढ़ा दिया था, जिसके कारण लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ के फॉरेस्ट में चले गए थे। तो ये भी कई बार हो जाता था, करते रहते थे सुल्तान, जब भी ज़रूरत होती थी टैक्सेस बढ़ा देते थे उनको, और सारे टैक्सेस भी देने पड़ते थे हैंड इन हैंड। मतलब जनता के पास में क्या बचता था, सिर्फ खाने को बचता था, इसके अलावा आम जनता के पास में कुछ नहीं बचता था। शादी ब्याह पे भी बेचारे कर्जा लेके और शादियां करते थे, जिसमें पूरी ज़िंदगी उस कर्जे में चले जाते थे। मदर इंडिया की मूवी इसका एग्जाम्पल है। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स होते थे उनका, जैसे वो उनकी लाइफ को और भी मिजरेबल बना देते थे। हाउएवर सुल्तान्स लाइक मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने कुछ एफर्ट्स भी करे थे कि उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज़ उन्हें दी थी, टक्कवी लोन्स। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट करवाए थे टक्कवी लोन्स देने के लिए, कि भाई आपको सीड खरीदने हैं और इरिगेशन करने, तो लोन्स उनको दिए जाते थे। बट वो भैया पे ही नहीं कर पाते थे ना, वो तो और ही ज़्यादा एक साइकिल में घुस जाते थे, क्योंकि पे ही नहीं करते थे। राजा यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा देता था, टैक्सेस बढ़ा देता था। दे आल्सो एनकरेज द फार्मर्स टू कल्टिवेट सुपीरियर क्रॉप। अब यहाँ पे ये बढ़िया बात करी गई थी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने, कि सुपीरियर क्रॉप्स तुम लगाओ, बारले की बजाय तुम वीट लगाओ। इन्होंने, हमने पहले स्टडी किया था कि इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए एक लैंड भी, एक जो एक एग्जाम्पल लैंड इन्होंने फॉर्मल लैंड बनाया था, फार्मिंग लैंड बनाया था, कि यहाँ पे डिफरेंट हॉर्टिकल्चर की टेक्निक से इन्होंने खेती करी थी, ताकि आम लोगों को सिखाया जाए कि कैसे करनी है। और ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर किया था इन्होंने, बहुत सारे मतलब उस टाइम पे फ्रूट गार्डन्स भी बनाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने को ही। सुल्तान और उनके नोबल्स काफ़ी इंटरेस्ट दे रहे थे क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इंडिया के अंदर इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मेलन्स और ग्रेप्स की। इब्न बतूता ने अपने टेक्स्ट में कहा गया है कि 2 क्रॉप्स ईच ईयर ली जाती थी, राइस की तो 3 क्रॉप्स एक साल में ली जाती थी। मीन्स जो हमारी लैंड थी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिच थी, रिच इन न्यूट्रिएंट्स थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। सोने का, तभी तो कहा जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। मतलब जो एग्रीकल्चर जो लैंड थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी। जैसे अब जो हो गई है एल्केनाइज जो
हो गई है वो वैसा नहीं था। अब हमें फर्टिलाइज़र डाल के जो उसकी फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो गई है, पहले बहुत फर्टाइल लैंड थी। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन गेन्ड मोमेंटम, अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा, बड़े बड़े सिटीज़ हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 शहर बसाए, हमने स्टडी किया था। तो इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे सिटीज़, नंबर ऑफ़ सिटीज़ और टाउन्स ग्रो हो गए थे, जैसे लाहौर, मुल्तान, बरूच, कैम्बे, हिंदवाड़ा, कारा, लखनऊ में, दौलताबाद, दिल्ली, जौनपुर, इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ थे। दिल्ली रिमेंग द लार्जेस्ट सिटी इन द ईस्ट था। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स डिस्क्राइब्ड बाय कंपिटिटर राइटर्स, ट्रेड और कॉमर्स का हो रहा था, बट बाद में देखते हैं कि ये जब लैंडलॉक टाइप का हो गया था तो बहुत कम भी हो गया था, पर पहले तक हो रहा था जब हमारा साउथ तक रिलेशन था, कोस्टल रिलेशन थे। इंडियाज़ की चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती थी, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करता था पर्शियन गल्फ में, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, बंगाल से क्या जाता था, मसलिन जा रहा था, फाइन क्लोथ, कॉटन क्लोथ और फाइन कॉटन क्लोथ। एंड टाउन जो गुजरात से वर फेमस फॉर फाइन क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स, यहाँ पे फैब्रिक्स मिलता था, कपड़ा, अभी भी कपड़ा गुजरात के लिए फेमस है। कैम्बे जो गुजरात में था वहाँ पे भी फेमस फॉर टेक्सटाइल एंड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर वर्क के कपड़े यहाँ पे मिलते थे। इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट करता था साटन के कपड़े, ग्लास वेयर्स और होर्सेस फ्रॉम वेस्ट एशिया। चाइना से हम रॉ सिल्क और पोर्सलिन की प्लेट्स, यहाँ पे बाउल्स यहाँ पे लिए जाते थे। ओवरसीज ट्रेड अंडर द कंट्रोल ऑफ मुल्तानी लोग यहाँ पे ट्रेड करते थे, जो हिंदूज़ में आते हैं, और खुरासानीज जो अफ़गानी मुस्लिम्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रेडेड कम्युनिटीज़ थी। इनलैंड ट्रेड डोमिनेट करते थे, गुजराती, मारवाड़ी, मुस्लिम बोहरा मर्चेंट्स ही इनलैंड ट्रेड करते थे। द मर्चेंट्स वर एक्सट्रीमली काफ़ी वेल्दी थे, एक लग्जूरियस लाइफ देते थे। गुजराती मारवाड़ी मर्चेंट मोस्टली जो जैन्स होते थे, और ये बहुत सारा अपना पैसा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, जैसे जैन टेम्पल्स इन्होंने बनाए थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ फॉर, अब अगर ट्रेड करना है तो रोड्स अच्छी बनी होनी चाहिए और मेंटेन्ड होने चाहिए, और वहाँ पे रोड्स पे फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए, तो ट्रेड बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी रॉयल रोड बनाई जाते हैं। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उन्होंने जब अपनी राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट करे थे उस समय पे उन्होंने वो एक रोड भी बनाई थी तुगलकाबाद तक, और साथ साथ उस रोड पे सराय, रेस्ट हाउसेस भी बनाए थे हाईवेज़ के ऊपर, ताकि ट्रेवलर्स वहाँ पे रुक सके, रेस्ट कर सके। और साथ ही साथ में यहाँ पे पोस्टल सिस्टम भी यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था। कॉटन, टेक्सटाइल एंड सिल्क इंडस्ट्री फ्लरिश्ड हुई थी इस पीरियड में। सेरीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था लार्ज स्केल के अंदर, जिससे सिल्क की खेती की जाती थी, ताकि हम बाहर पे अब हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। पेपर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी फ्लरिश हुई थी 14-15 सेंचुरीज़ में, और सारे क्राफ्ट, लेदर मेकिंग, मेटल क्राफ्ट्स, कार्पेंट वीविंग, ये सब भी इस टाइम पे फ्लरिश्ड हुए थे। रॉयल कारखाना जो मतलब राजसी महल को जो गुड्स देते थे, तो वो भी यहाँ पे डेवलप हुए थे। दे मैन्युफैक्चर्ड कॉस्टली आर्टिकल, जैसे गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड वेयर बनाना। नोबल भी बिल्कुल एप करते थे, बिल्कुल कॉपी करते थे सुल्तान्स को, और लग्जरी लाइफ जीते थे काफ़ी अच्छी। यहाँ पे कॉइनेज का सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंदर। इल्तुतमिश ने इशूड किए थे बहुत सारे टाइप के सिल्वर टंकाज को। 1 सिल्वर टंका को डिवाइड होता था 48 जीतल्स में, और खिलजी के टाइम पे 1 सिल्वर टंका 50 जीतल्स में। ठीक है, ये कॉपर कॉइन्स में सिल्वर का ये जीतल्स में बताया कि इतने इसके जीतल देने होंगे इसकी जगह पे। गोल्ड कॉइन्स भी पॉपुलर हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, क्योंकि ये हम देखते हैं कि देवगिरी से बहुत सोना लूटा था इन्होंने, या साउथ से बहुत सोना लूट के आए थे साउथ इंडिया कॉन्केस्ट में। एंड कॉपर कॉइन्स भी लेसर नंबर, काफ़ी कम नंबर में दिखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे टोकन करेंसी भी चलाई थी, मिंटेड किया था 8 डिफरेंट प्लेसेस में उनके कॉइन्स मिंट होते थे। एटलीस्ट 25 वैराइटीज़ ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे इनके द्वारा। टर्क्स पॉपुलराइज्ड हुए थे, नंबर ऑफ क्राफ्ट्स टेक्निक, जैसे कि टर्किश किस चीज़ों में पॉपुलराइज हुए थे, इन्होंने यूज़ किया था आयरन स्टायरअप, जो घोड़े पे बैठने के लिए पहले लकड़ी का, जिसमें पैर का हमारा शूज आता है, तो वहाँ पे वो लकड़ी का ऐसे बंद होता था, बट इन्होंने यूज़ किया था लोहे का, ताकि पूरा अच्छा कंफर्टेबली बंदा बैठ सके। तो इन्होंने यूज़ किया था। यूज़ ऑफ आर्मर बहुत फॉर हॉर्सेस, आर्मर यूज़ किया, मतलब जो ढाल होती है वो हॉर्स के लिए भी और राइडर के लिए भी। इन्होंने पर्शियन व्हील का इम्प्रूवमेंट किया था, जो हम कहते हैं ना कोल्लू का बैल घूम रहा है, कोल्लू का बैल बनना, तो ये कोल्लू का बैल वो जो मतलब ये इरिगेशन में यूज़ किया जाता था। ये व्हील जैसा राउंड ऐसा घूम, यहाँ पे एक लकड़ी लगी हुई है और उसके ऊपर ये कोल्लू के ये बैल हैं जो वो घूम रहे हैं, और इधर से वो इसका चेन से लिंक्ड है, और वो नीचे से पानी निकल के आ रहा है और खेतों में पानी जा रहा है।
तो ये पर्शियन व्हील की इन्होंने शुरुआत करी थी। पेपर मेकिंग, ग्लास मेकिंग, स्पिनिंग व्हील, ये इम्प्रूवमेंट हुई थी वीविंग के अंदर, लूम वीविंग। और यूज़ ऑफ सुपीरियर मोर्टार विच एनेबल्ड द टर्क्स, यहाँ पे इसलिए टर्क्स जो थे आर को डोम बना पाए थे क्योंकि इन्होंने मोटा जो यहाँ पे जो बाइंडिंग मटेरियल है वो एक इतना अच्छा लिया था इन्होंने, और जिसकी वजह से ये आर्क्स ऐसी बनाई गई। अब सोशल सिस्टम कैसा था? अब हिंदू सोसाइटी में तो कोई ख़ास चेंज आया नहीं था। ब्राह्मण यहाँ पे डोमिनेंस के अंदर थे, वीमेन की बिल्कुल अधीनता वाली सिचुएशन थी, सती पूरी प्रीडोमिनेंट थी। पर्दा सिस्टम जो पहला यहाँ पे नहीं था वो अरब हमें ला के दे दिए थे। पर्दा सिस्टम जो अभी भी इनमें तो चल रहा है, हमारा तो थोड़ा कम हो गया, इन पे तो अभी भी चला आ रहा है, धन्य हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट इट्स सब सर्वेंट वाली कंडीशन ही आ जाती है इन द केस ऑफ वीमेंस। वी आर यूजिंग पर्दा टिल नाउ, बट हर धर्म की अलग अलग चीज़ें होती है। आई डोंट कमेंट ऑन दैट, सॉरी फॉर दैट। हो सकता है कि किसी के बेस्ट प्रोटेक्शन के लिए ये पार्ट प्ले कर रहा हो, दिस इज़ नॉट माई इंटेंशन, बट इट्स ओके। पर्दा सिस्टम था इंडिया जो इन्होंने यहाँ पे लेके आए थे, और वीमेन बिल्कुल सेक्लूजन एक अलग एरिया में रख दिया गया उन्हें। पर्दा यहाँ पे वियरिंग उनके लिए ज़रूरी हो गया था, हिंदू क्लासेस, हायर क्लास ऑफ वुमेन के लिए भी। ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड मुस्लिम सोसाइटी रिमेन डिवाइडेड इन, काफ़ी एथनिक और रेशियल ग्रुप्स में डिवाइडेड हो चुकी थी। जैसे कि मुस्लिम में भी टर्क्स आगे थे, ईरानी आगे थे, अफ़गानी आगे थे और इंडियन मुस्लिम आगे थे। तो टर्क यहाँ पे माना जाता था कि सुपीरियर मानते थे खुद को, और उससे बाकी सारों को ये इनसे इन्फीरियर माना जाता था। हिंदू में जो हिंदू से इस्लाम, मतलब जो लोअर क्लास के लोग जो जजिया बेचारे नहीं भर पाते थे तो वो खुद को इस्लाम मान लेते थे, तो हिंदू से जो कन्वर्ट हुए थे लोअर क्लास से, उनको तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती थी। मुस्लिम नोबर्स हाई ऑफिसेस को रेयरली ही ऑक्यूपाइड कर पाते थे, एंड वर रियरली हिंदू नोबल्स यहाँ पे हाई पोजीशन पे कभी पहुँच पाते थे। हिंदूज़ को यहाँ पे जिमीज़ बोला जाता था, मतलब प्रोटेक्टेड पीपल। इनको यहाँ पे फोर्स जजिया दिया जाता था। जजिया पहले तो लैंड टैक्स के साथ में थोड़ा पार्ट देना पड़ता था, पर बाद में सेपरेट एक टेक्स्ट बना दिया, और बाद में इनको ब्राह्मण से भी ले लिया था। जैसे फिरोज शाह तुगलक ने माना जाता है कि ब्राह्मण से भी लिया था। यहाँ पे स्लेवरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, फ्लरिश्ड हुई थी सल्तनत। फिरोज शाह के टाइम पे कहा जाता है कि 1,80,000 स्लेव थे जिन्होंने बाद में इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दी थी और इनको हटा दिया था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये भी काफ़ी फ्लरिश हुई थी इस टाइम के अंदर। इस टाइम पे आर्ट फॉर्म्स थी आर्क, डोम, लॉफ्टी बड़े बड़े टावर, मीनारी, और ये अरेबिक स्पिरिट से पूरे उनको डेकोरेट किया जाना वॉल्स को। तो यहाँ पे इन टाइम पे ये देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को भी इन्होंने कन्वर्ट करके मॉस्क में बना दिया था। जैसे कहा जाता है कि कुवैतुल इस्लाम जो मॉस्क है कुतुब मीनार के पास में, वो पहले विष्णु टेम्पल थी। इसके साथ में यहाँ पे बाद में इन्होंने कुछ नई जगह पे वर्शिप करने के लिए वीमेन को जाना मना कर दिया, बट ये ओल्ड टेम्पल्स को कई बार अलाउ कर देते थे रिपेयर करने की। 13th सेंचुरी की सबसे मैग्निफिशेंट बिल्डिंग जो है कुतुब मीनार बनाई गई थी, जो कहा जाता है 71 मीटर का टावर है, जो सूफी सेंट की याद में बनाया गया था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्टार्ट किया था। द बालकनीज ऑफ दिस टावर वाज प्रोजेक्टेड ऑफ द मेन बिल्डिंग। उसके बाद में लेटर अलाउद्दीन खिलजी ने एक एंट्रेंस भी इस पे बना दिया था कुतुब मीनार के बाहर, दैट इज़ अलाई दरवाज़ा बनाया गया था, जो बिल्कुल साइंटिफिक लाइंस पे बिल्ड किया गया। उसका जो ऊपर का डोम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, और यहाँ पे कुतुब मीनार, और उसके बाहर में ये जो दरवाज़ा बनाया गया है अलाई दरवाज़ा, जिसका ऊपर ये डोम बनाया गया। तो ये अलग सी चीज़ें, आर्क भी बन रही हैं, डोम भी बन रही हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्डिंग्स जो थी तुगलक पीरियड की, वर यहाँ पे दोनों का कंबाइंड था, आर्क का भी, डोम का भी। बाद में चीपर और इजीली अवेलेबल ग्रे कलर स्टोन का भी यूज़ किया जाने लगा। तुगलकाबाद जो शहर बसाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन की टॉम भी बनाई थी एक हाई प्लेटफॉर्म पे। फिरोज शाह कोटला फोर्ट जो है दिल्ली के अंदर, वो फिरोज शाह ने बनाया था। लोधी गार्डन बनाए गए थे लोधीज़ के टाइम पीरियड में, तो ये देख सकते हैं। म्यूज़िक सिस्टम भी काफ़ी यहाँ पे फ्लरिश्ड हुआ था। न्यू म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जैसे सारंगी आया था, रबाब आया था इस टाइम पीरियड में। अमीर खुसरो नए राग्स लेके आए थे जैसे घोड़ा राग और या सनम राग। ही वॉल्ड नए स्टाइल ऑफ लाइट म्यूज़िक लेके आए थे, जैसे कवाली लेके आए थे। इन्होंने इन्वेंशन किया था सितार का। इंडियन क्लासिकल वर्क जो राग दर्पण है उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में ड्यूरिंग द रीन ऑफ फिरोज शाह तुगलक,
ठीक है। राग दर्पण में कहा जाता है कि गाते गाते ही दीपक जलने लग जाते हैं दीपक में से, ठीक है। तो ये काफ़ी इन्होंने पर्शियन में यहाँ पे ट्रांसलेट किया था। पीर बोदान एक सूफी सेंट थे, वो ग्रेट म्यूजिशियन थे इस टाइम पीरियड के। राजा मान सिंह जो ग्वालियर थे वो ग्रेट लवर ऑफ म्यूज़िक के थे एंड ही एनकरेज कंपोजिशन ऑफ ग्रेट म्यूजिकल वर्क। मान कोतवाल इनके टाइम पे लिखी गई थी। दिल्ली सल्तनत के पीरियड में लिटरेचर और लर्निंग पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता था। अरब और पर्शियन लिटरेचर को काफ़ी बढ़ावा मिला। मोस्ट फेमस हिस्टोरियन थे हसन निज़ामी, मिनहाज उस राज, जियाउद्दीन बरानी, शमस सिजाराज बरानी ने लिखी तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो तुगलक डायनेस्टी के बारे में। मिनाज उस रान ने लिखी तबाकत ए नसरी जो मुस्लिम डायनेस्टीज़ 1200 अप टू 1260 CE तक के बारे में लिखी गई है। अमीर खुसरो में कहते हैं इन्होंने इनकी 7 राजा देखे थे इन्होंने, उनके बारे में अलग अलग उनकी टाइम पीरियड में ये कोर्ट में रहे थे। फेमस पर्शियन राइटर कहा जाता है इनके 5-7 चीज़ें तो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक ये रहे थे। इन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी। न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन पोइट्री, सबाके हिंद जो इंडियन स्टाइल में, इन्होंने सब हिंदी वर्सेस भी लिखे, कुछ छंद भी लिखे। अमीर खुसरो की खजानुल फतू जिसमें अलाउद्दीन के कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखा गया है। उनका फेमस जो वर्क है तुगलकनामा जो डील करता है राइज ऑफ गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। संस्कृत और पर्शियन फंक्शन करते हैं लिंक लैंग्वेज इन द दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे कहा जाता है संस्कृत एंड पर्शियन ये फंक्शन करती थी एक लिंक के बीच में, दिल्ली सल्तनत के बीच में। जिया नक्शबी ये फर्स्ट तो थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था संस्कृत स्टोरी को पर्शियन में। बुक लिखी थी तुतुनामा जो बुक ऑफ पैरट कहा जाता है, वो पॉपुलर थी, जो ट्रांसलेट हुई थी टर्किश के अंदर, बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी। जो राजतरंगिनी थी जो कल्लन द्वारा लिखी गई थी उसको भी यहाँ पे इस पीरियड में कहा जाता है कि जियाउद्दीन के टाइम पीरियड की थी जो कश्मीर के रूलर थे, उनको भी मैनी संस्कृत वर्क ऑन मेडिसिन उनको भी पर्शियन में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया। अरेबिक के अंदर अल बरूनी किताबुल हिंद फेमस वर्क थी उस टाइम पीरियड में। रीजनल लैंग्वेजेस में भी जैसे चंदर बरदाई ने फेमस हिंदी पोइट थे उस टाइम, उनका भी काफ़ी फ्लरिश हुई थी जो रीजनल लैंग्वेजेस भी उस टाइम के बीच में। नुसरत शाह पैट्रोनाइजर ट्रांसलेशन ऑफ महाभारता को बंगाली में लिखा गया था। तो ये आप कुछ कंसेप्ट और टर्म्स है ये आप पढ़ सकते हैं कि उस टाइम पे दीवान वजारत को फाइनेंस डिपार्टमेंट ये आप पढ़ सकते हैं। बेसिक इस बुक में इनके जो नाम है वो लिखे गए हैं, जजिया क्या था, ईयरली टैक्स वगैरह उनको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो आप बुक में से यहाँ पे से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, और मेंस के क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे लिखे गए हैं, और कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए। ये इस बुक की सबसे खास बात है कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट ईयर मेन से क्या आया हुआ है यहाँ पे वो भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं और मेंस के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कवर अप होता है और नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट provincial kingdoms of medieval India for in the next lesson. Thank you. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye. Take care.